आप लोगों को सभी को मेरा नमस्कार। फिर से हम उसी यूनिट को आगे बढ़ाते हैं जो कि हमने स्टार्ट कर रखी थी बीएससी पार्ट 3 की, जो पेपर सेकंड था, पेपर सेकंड। और उसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट 4th, बीएससी पार्ट 3 और पेपर सेकंड यूनिट 4th हम पढ़ रहे थे। और यूनिट 4th में आप ने जो स्टार्ट किया था उसका नाम था बिहेवियर। और बिहेवियर का जो पार्ट जो है आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यू 5th। इससे पूर्व में हमने एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा था बिहेवियर के बारे में, और इंट्रोडक्शन के बाद में हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, और हिस्ट्री के बाद में हमने व्यवहारिक मनोविज्ञान के बीच में अंतर पढ़ा था। और जो चौथा वीडियो था हमारा, उसमें हमने एनिमल स्टडी की 5 मेथड देखे थे और उनमें पहला मेथड हमने पढ़ लिया था। आज हम इसका जो मेथड चल रहा था उसमें जो मेथड नंबर सेकंड जो आपने पढ़ा उसको स्टडी करते हैं, मेथड नंबर 2। और मेथड नंबर 2 हमारा था, उसका नाम था न्यूरोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़। ये हमारा सेकंड मेथड था। और न्यूरोफिजियोलॉजिकल का मतलब तंत्रिकीय कार्य की अध्ययन की बात हमने की थी। और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया था, जिस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, वो था बाय मेलपिगी। और मेलपिगी साहब ने इसको सबसे मैं कहूँ कि अच्छे से समझाने का प्रयास किया 17वीं शताब्दी के अंत में। जो तंत्रिकीय कार्य की स्टडी है, इसको आप ये समझिए कि तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत जो इकाई होती है उसको तो आप न्यूरॉन कहते हैं, और न्यूरॉन की संरचना में भी आप पढ़ चुके हैं। जो तंत्रिका कार्य का सही अध्ययन है वो 1942 में आरंभ हुआ था, और 1942 के बाद में जो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन जिसने दिया वो थे साइंटिस्ट मेलपिगी। तंत्रिकीय कार्य की अध्ययन को समझने के लिए इसमें कई तकनीक काम में ली जाती है। तो इसकी कुछ टेक्निक्स हैं इस मेथड की, तो उन टेक्निक्स को हम डिवाइड कर देते हैं। जो मुख्य टेक्निक्स हैं उनकी बात करें तो, यानी इसमें क्या है, कुछ तकनीक काम में लेते हैं जिनके द्वारा हम इस मेथड को अच्छे से समझ सकें। तो इसमें जो तकनीक है, उस तकनीक में जो पहली तकनीक है, फर्स्ट तकनीक है, उसका नाम देखिए आप, उसका नाम है विजुअल टेक्निक। विजुअल टेक्निक्स। तो जो विजुअल टेक्निक है इसको हम बोलते हैं दृष्टि तकनीक। टेक्निक्स लिखा है तो दृष्टि तकनीकें। अब ये जो दृष्टि तकनीक है इसका तात्पर्य हमारा क्या है, तो आप ये समझिए कि जो न्यूरॉन होते हैं और उनके अंगों की संरचना के ज्ञान के लिए विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मदर्शी हम काम में लेते हैं। ये तो हम जानते हैं शुरू से। सामान्य जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी है वो 1000 गुना तक आवर्धित जो है उसकी इमेज को बना देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी उसको लगभग 250,000 गुना बना देता है। न्यूरॉन
सामान्यतः रंगहीन होता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन जब हम अभिरंजन तकनीक के द्वारा करते हैं तो परिरक्षण, अभिरंजन और न्यूरॉन्स के सूक्ष्म काट को हम विशेष तकनीक के प्रयोग के लिए काम में लेते हैं और उसे पढ़ कर के हम उसे अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमें पता चले। इसमें क्या होता है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि सालमन फिश होती है। क्या है एग्जाम्पल? है सालमन फिश। जो सालमन फिश माइग्रेशन है उसको हम इस तकनीक के द्वारा समझ सकते हैं, माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन होता कैसे है? तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वो नेचुरल जो हैबिटेट है उसके अंतर्गत रहेगी। जो उसका हम कहें कि प्राकृतिक आवास है उसके अंतर्गत रहती है। उसके बाद में क्या है कि उसको एनवायरमेंटल हिंट मिलते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल हिंट्स का मतलब होता है कोई संकेत। तो जैसे ही पर्यावरण से कोई संकेत मिलता है तो उसके जो सेंस ऑर्गन यानी संवेदी अंग, वो उस हिंट्स को ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के लिए जो एनवायरमेंट हिंट्स है माइग्रेशन के लिए जो मिलेगा, वो सेंसरी ऑर्गन्स कौन से होंगे? इसमें ऑल्फैक्टरी लॉब होंगे। और ऑल्फैक्टरी लॉब्स का मतलब तो आप समझते होंगे। ऑल्फैक्टरी लॉब्स का मतलब होता है घ्राणपाली। क्या होता है भाई? घ्राणपाली। घ्राण का मतलब क्या होता है? ऑल्फैक्शन के लिए जिम्मेदार जो अंग है वो घ्राण है। घ्राण का मतलब सूंघना होता है, तो सूंघने से संबंधित जो अंग है वो घ्राणपिंड या घ्राणपाली कहलाती है। अब यहाँ क्या है कि जैसे ही वो लेता है, अब उसमें जब ये सेंस ऑर्गन के पास में ये सूचनाएं आती है तो न्यूरोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट होती है। और इससे क्या है कि उसके ब्रेन में बायोइलेक्ट्रिक एक्टिविटीज आरंभ होती है। बायोइलेक्ट्रिक एक्टिविटीज यानी जैव विद्युत क्रियाएं, जैव विद्युत क्रियाएं। और जो ये जैव विद्युत क्रियाएं हैं, इन जैव विद्युत क्रियाओं का फिर रिजल्ट आता है, और रिजल्ट को आप जानते हो परिणाम। और परिणाम ये निकलता है कि इस सालमन फिश को माइग्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास, यानी अपने स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पे चले जाना, वो माइग्रेशन होता है। लेकिन यह हम कैसे पता करें कि भाई कैसे ये मालूम चले कि जो एनवायरनमेंट के हिंट है वो इतना सारा काम यानी माइग्रेशन के लिए इसको मोटिवेट कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इसका सेंस ऑर्गन होता है उस सेंस ऑर्गन में हम एक कैथेटर इम्प्लांट कर देते हैं। कैथेटर इम्प्लांट कर देते हैं, यानी कैथेटर स्थापित कर देंगे उसके संवेदांग में। और ये जो संवेदांग है, सेंसरी ऑर्गन है, ये क्या है? ये आपका ओल्फैक्टरी लोब है, यानी घ्राणपाली है, घ्राणपिंड है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा देंगे, और इलेक्ट्रोड लगाएंगे जभी तो हमें पता चलेगा कि भाई उसमें कोई एक्टिविटी हो रही है या नहीं, उसको हम पता करें। इम्प्लांट कर देंगे, इलेक्ट्रोड स्थापित कर देंगे ऑल्फैक्टरी लॉब में। और उसके बाद में हम देखते हैं बायो इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकॉर्डर लेते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड ऑफ बायो इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज। तो यहां पर 3 चीजें हो गई। कैथेटर इम्प्लांट किया हमने सेंस ऑर्गन में,
इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किया हमने ऑल्फैक्टरी लॉब्स में, और रिकॉर्ड ऑफ बायोइलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ के लिए हमने किया, बायोइलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने का काम किया, और उससे हमें रिजल्ट का पता चला कि माइग्रेशन क्यों हुआ। तो ये वाला जो सिस्टम है वो कहलाएगा आपका विजुअल टेक्निक्स। और इसके लिए कई बार क्या है कि हम और भी ऐसे पता कर सकते हैं कि भाई आप जैसे बायोइलेक्ट्रिक इवेंट्स की जब घटना को घटित होते हुए देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि मानव के मस्तिष्क के ऊपर ऑसिलोस्कोप के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करें, ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन में कई तरह की जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, वो चलती रहती हैं। जैसे कि अल्फ़ा तरंग है, अल्फ़ा वेव्स हैं। उसके अलावा बीटा वेव्स हैं। उसके अलावा आपके थीटा वेव्स जो हैं वो उत्पन्न होती है। एक आपके गामा और होती है। गामा की जगह हम आजकल वर्तमान साइंस में इसको थीटा के रूप में मानते हैं, थीटा वेव्स। तो ये जो वेव्स हैं, अल्फ़ा, गामा, बीटा, थीटा, अल्फ़ा हो गई, बीटा हो गई, डेल्टा हो गई, थीटा हो गई, तो ये जो वेव्स हैं इनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और रिकॉर्ड करने का जो यंत्र है, रिकॉर्ड बाय ऑसिलोस्कोप्स। तो ऑसिलोस्कोप उपकरण के द्वारा ह्यूमन ब्रेन में होने वाली जो न्यूरो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उससे पड़ने वाले व्यवहार पर भी पता कर सकते हैं। इसके लिए हम स्टिमुलेशन, एब्लेशन और लेसनिंग यानी कि उत्तेजन, उच्छेदन और क्षति जैसे टर्म को यूज करते हैं, तो उससे हमें मालूम चलता है। अगर आप इसको वैसे समझना चाहें तो मस्तिष्क के अलग अलग काम होते हैं, और उससे अलग अलग जो है फिजियोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क के काम पे। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मस्तिष्क के भाग यानी जो ब्रेन्स पार्ट है, यहाँ तो हम ब्रेन्स पार्ट लिख देते हैं, और यहाँ उसके फंक्शन लिख देते हैं, और यहाँ उसकी इंजरी से होने वाले डिफेक्ट लिख देते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अलग अलग भाग होते हैं, उन अलग अलग भागों के अलग अलग फंक्शन होते हैं, और अगर उस संबंधित भाग में किसी तरह की चोट या इंजरी हो जाए तो उससे क्या प्रभाव उसकी कार्यकी पे पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करें पैराइटल लोब। किसकी? पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का फंक्शन क्या है? यह लैंग्वेज जो है उस पर, और कंट्रोल्ड मूवमेंट यानी हमारी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है और जो हम भाषा बोलते हैं उस पर नियंत्रण, उसको सुचारू बनाए रखने का काम करता है। लेकिन अगर हम इस भाग पे, पैराइटल भाग पे किसी तरह की इंजरी हो जाए तो इसकी फिजियोलॉजी पर प्रभाव पड़ेगा, और जो भाषा है उस भाषा में विकृति आ जाएगी, यानी तुतला करके बोलेगा, यानी उसकी भाषा स्पष्ट नज़र नहीं आएगी, या फिर अनियंत्रित गति होगी, जो कि नियंत्रित गति करने के लिए जिम्मेदार ये पार्ट है, तो वो अनियंत्रित गतियाँ करने लगेगा। तो पहला हमने देख लिया कि क्या इससे हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करें कि पैराइटल लोब में, तो ये हुआ। अगर फ्रंटल लोब की बात करें, जो सामने वाला है फ्रंटल लोब ब्रेन का, अगर उसकी बात करें तो उसका मुख्य फंक्शन क्या है? इमोशनल जो रेस्पॉन्सेज हैं और सोशल बिहेवियर है वो ज़रूरी है। इमोशनल का मतलब क्या होता है? भावनात्मक जो पक्ष है और भावनात्मक अनुक्रियाएं हैं
को ये कंट्रोल करता है, प्यार मोहब्बत इस तरह की। और जो समाज में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए व्यक्ति को, तो सामाजिक व्यवहार के लिए भी ये पार्ट जिम्मेदार है। लेकिन अगर व्यक्ति की फ्रंटल लोब पर किसी तरह की इंजरी हो जाए या ये ठीक से काम ना करे, तो व्यक्ति का व्यवहार बदल जाएगा और वो भाव शून्य हो जाएगा। भावना शून्य का मतलब ये है उसमें प्यार मोहब्बत दया करुणा जो भी है वो सब गायब हो जाएगी। और वो जो समाज में जो सामाजिक व्यक्ति बन के रह रहा था वो असामाजिक व्यवहार करेगा। समाज के जो सूत्र बने हुए हैं, जो रीति नीति बनी हुई है, उनके खिलाफ वो व्यवहार करेगा, तो वो नॉन सोशल हो जाएगा। कब? जब फ्रंटल जो पार्ट है ब्रेन का उसके ऊपर किसी तरह का प्रभाव पड़ता है, इंजरी होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर बात करें हम ऑक्सीपिटल लोब की, ऑक्सीपिटल लोब, इसको हम दृष्टिपिंड कहते हैं। तो दृष्टिपिंड की बात करें तो ये किसके लिए? दृष्टि विश्लेषण का काम करता है, यानी दृष्टि का ज्ञान, दृष्टि विश्लेषण का काम करने का सामान्य इसका जो है वो है। लेकिन अगर इस पार्ट पर किसी ऑक्सीपिटल लोब पर आप किसी तरह का चोट या आघात पहुंचा देते हो तो वहाँ पर दृष्टि विकृति आएगी, जिसे कि हम विजुअल एग्नोसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विजुअल एग्नोसिया। क्या बोलते हैं इसको? विजुअल एग्नोसिया कहते हैं। और ये विजुअल एग्नोसिया है, उसकी वजह से व्यक्ति को दृष्टि का ज्ञान ठीक से नहीं होगा। अगर हम बात करें जो ब्रेन के टेम्पोरल पार्ट की, टेम्पोरल लोब की बात करें तो टेम्पोरल लोब जो हैं, टेम्पोरल लोब का काम क्या है? ये करता है आपके ऑडिटरी वाला फंक्शन, यानी स्वर्ण संवेदना को लेता है, स्वर्ण संवेदना। और घ्राण संवेदना भी ये वैसे कई बार जो हैं उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑडिटरी जो रेस्पॉन्स है और जो ऑल्फैक्टरी रेस्पॉन्स है, साथ में कुछ मेमोरल जो है रेस्पॉन्स उसके लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर इसको किसी तरह की चोट आघात पहुंचा दिया जाए तो व्यक्ति का व्यवहार बदल जाएगा और वो विस्मृत हो जाएगा। विस्मृत यानी याददाश्त जाने लगेगी उसकी, और जो श्रवण और घ्राण संबंधी अनुक्रियाएं हैं वो प्रभावित होंगी, यानी श्रवण व घ्राण अनुक्रियाएं क्या होंगी? अनुक्रियाएं प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएंगी और वो प्रभावित हो जाएगी, तो व्यक्ति का व्यवहार बदल जाएगा। तो इस मेथड से हम ये समझ सकते हैं कि भाई स्तनी की जो करोटी में इलेक्ट्रोड फिट करके हम उसके अलग अलग पार्ट्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और उनकी वजह से होने वाले जो भी फंक्शन हैं उनमें कौन कौन से फंक्शन ऐसे हैं जिससे कि मानव का व्यवहार बदल जाएगा, उसको हम समझ सकते हैं। और इसको पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब में किस तरह के डिफेक्ट उत्पन्न होने वाले हैं तो उनको पता करने के लिए, और साथ में जो उसमें उठने वाली विभिन्न प्रकार की जो एबनॉर्मलिटीज़ है या बायोइलेक्ट्रिक वेव्स हैं उनको पकड़ने के लिए आप उनके ब्रेन में संबंधित पार्ट में इलेक्ट्रोड लगा करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। और रिकॉर्ड करने के लिए आपको इन वेव्स को पता करने के लिए ऑसिलोस्कोप्स नाम का जो है इक्विपमेंट है उसको काम में लेना पड़ेगा। तो इस तरह से इस मेथड के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं कि किस तरह से हम न्यूरो फिजियोलॉजिकल मेथड को लेते हुए किसी भी एनिमल के बिहेवियर पर आने वाले चेंजेस, उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को समझें। और इसके लिए जो एग्जाम्पल है आप एक मानव के ब्रेन के विभिन्न पार्ट्स वाला दे सकते हैं। एक साल्मन फ़िश में मैंने अभी बताया कि साल्मन जो फ़िश है उसमें माइग्रेशन होता है, और माइग्रेशन का जो हिंट है, जो संकेत है, जो सिग्नल है वो उसको एनवायरनमेंट से ही मिलता है। और उस एनवायरनमेंट से मिलने वाले जो सिग्नल है उसमें साल्मन फ़िश में जो उसके सेंस ऑर्गन होते हैं, स्पेशली ऑल्फैक्टरी लॉब्स जो हैं
वो उसको रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद में जो प्रतिक्रियाएं होती है, जो रेस्पॉन्स होता है, उसके रिज़ल्ट के परिणाम स्वरूप वो माइग्रेशन की ओर बढ़ती है। तो इस मेथड के द्वारा आप जो है व्यवहारवाद की जो विधियां हैं उनमें इस विधि को समझ सकते हैं। और इसके अब आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।